भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, लोकसभा के हमारे यहाँ से उम्मीदवार रहे और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी पूर्व में रहे अध्यक्ष आदरणीय संजय टंडन जी, युद्धारू महामंत्री अमित जिंदल जी, हुकुमचंद जी और मंच पर उपस्थित आदरणीय तायल जी, भल्ला जी, विशालपुरी जी, अभी भसीन जी, सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी गणमान्य देवियों और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आप सब ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। भारत की स्वस्थ अर्थव्यवस्था वाली राष्ट्र नीति ही मोदी सरकार की शानदार राजनीति का प्रमाण है। बजट का लोक लुभावना होना ये जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था का संतुलित और स्वस्थ होना, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि हमारा देश जहां एक और भ्रष्टाचार मुक्त केंद्र की सरकार चली, 10 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार का आरोप न प्रधानमंत्री न उनकी सरकार न किसी मंत्री के ऊपर लगा। वहीं पर जहां यूपीए के सरकार में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाए, जिस स्थान पर थे वहीं पे खड़े रहे 10 साल, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारा भारत दुनिया में 10वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन मित्रों, ये बजट जो है ये उस दिशा में है विकसित भारत बनाने के लिए, ये उसका रोड मैप है। और अगर आप इस रोड मैप के माध्यम से देखेंगे तो ये रिकॉर्ड बजट आज 48,21,000 करोड़ रुपए का है। जब यूपीए की सरकार गई तब लगभग 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट था और मात्र 10 वर्षों में इसको 3 गुना के लगभग कर दिया गया। ये बड़ा बदलाव है। और आप कल्पना कीजिए, उनके समय तो पूरा बजट 16,65,000 करोड़ का था, मोदी सरकार में तो केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर ही 11,11,111 करोड़ रुपए का है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। यानी कि आपकी सड़कें, हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पोर्टवेज, सब कुछ बनाने के लिए और साथ में हेल्थ केयर, एजुकेशन, यानी कि आपका एसेट क्रिएशन उसके माध्यम से होगी। और जब 11,11,000 करोड़ रुपया किसी भी वर्ष में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाता है, तो इसका मतलब अगर सरकार इतना खर्च कर रही है तो इसके साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र का भी लाखों करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर लाखों करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है तो इसके साथ साथ लाखों नहीं करोड़ों रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, डिमांड जनरेट होगी। इससे इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा और साथ ही साथ हमारे रोजगार का सृजन भी होगा। और आज के बजट का अगर सबसे बड़ा फोकस कहीं पर है तो स्किलिंग पर है, इंटर्नशिप पर है, एम्प्लॉयमेंट पर है और एजुकेशन पर है। युवाओं के लिए एक तरह से बड़ी सौगात लेकर ये बजट आया है। और इसी के कुछ पहलुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कैसे कौशल विकास और रोजगार वो सब आगे बढ़ के हमें कैसे उसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खर्चा करते हैं तो आपका वित्तीय घाटा कैसे आप उसको कंट्रोल करते हैं। फिजिकल डेफिसिट जो है आपको उसको भी ध्यान में रख के चलना है। ऐसा नहीं कि आप खर्चा करते जाओ और देश को कर्जे में डुबो दो। तो मोदी सरकार ने उसमें बहुत ध्यान रखा है। आप कोविड के टाइम पर भी देखिए, सबसे उस समय तो मैं फाइनेंस में ही था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पहली बड़ी आवश्यकता क्या है, कोई भूखा ना मरे, भूखमरी से ना मरे। महामारी से तो बचाना है लेकिन भूखमरी से कोई ना मरे। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम उस समय भी किया और अगले 5 साल मुफ्त अनाज की ये योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, ये चलती रहेगी गरीब कल्याण के लिए।
ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया है, कोई भी भूखे पेट नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए 4.9% इस साल रखा है और अगले साल उसको हम 4.5% पर लेकर आएंगे। मुझसे पहले संजय जब कह रहे थे तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, ये अपने आप बैंकों की स्थिति ठीक नहीं हुई। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तब 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, घाटे में थे और कई तो बंद होने की स्थिति पे खड़े थे। आप सोचिए कहां 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में थे, आज 12 के 12 शुद्ध मुनाफे में है और उनकी जो 4 लाख करोड़ रुपए की 4 लाख करोड़ रुपए की जो उनकी पूरी मार्केट कैप थी, आज वो बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई और शुद्ध मुनाफा उनका साल का 36,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपया सालाना मुनाफा उनका हो गया है। केवल एसबीआई बैंक का मुनाफा ही 60,000 करोड़ रुपया पहुंच गया। ये बड़ा बदलाव है। एक समय कांग्रेस के टाइम पे बैंकों को लूटा जाता था मित्रों का भला करने के लिए और जो फोन बैंकिंग की बात कही गई, आज गरीब का भला करने के लिए मुद्रा योजना चलाई गई और मुद्रा योजना में लगभग 34 करोड़ ऋण अब तक दिए गए, जिसमें से लगभग 30 लाख करोड़ रुपया देश के गरीब व्यक्ति को दिया गया और मोदी की गारंटी पर दिया गया। उनको अपनी ना जमीन गिरवी रखनी पड़ी, ना घर गिरवी रखना पड़ा और लगभग 30 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना से मिला 10 लाख रुपए तक। अब उसको बढ़ाकर भी 10 लाख की लिमिट को 20 लाख रुपए इस बार कर दिया गया है। किसी को कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, 20 लाख उसको भी कर दिया। स्वनिधि योजना थी जिसमें रेडी पटरी वाला जो शहरों में था उसको 10,000 रुपया मिला, अब उसको 10,000 का 20,000, 20,000 का 50,000 भी मिलना शुरू हो गया। वो डिजिटल पेमेंट करता है, उसको इंटरेस्ट भी बच जाता है और उसका जो बैंकों का स्कोर है क्रेडिट के लिए वो भी लगातार बढ़ गया है। अब उसी योजना को हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना को लेकर जा रहे हैं और जो हमारे गांव है वहां पर रेडी पटरी वाले उनको भी उसका लाभ मिलने वाला है। यही नहीं, एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे कृषि और किसान कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकार के समय जब आखिरी साल था उनका, मैं आखिरी साल इसलिए लेता हूं क्योंकि तब सबसे ज्यादा बजट होता है, उस समय 27,662 करोड़ रुपए का बजट था 2013-14 में कांग्रेस के समय, यूपीए के समय। आज वो बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपया हो गया। कहां किसानों के लिए केवल 27,000 करोड़, कहां 1,54,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। और यही नहीं, लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को हम अगले कुछ सालों में नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ाने वाले ताकि वो खाद पेस्टिसाइड्स इसका उपयोग ना करें और प्राकृतिक खेती को बल दें। इसी तरह से सब्जियों को पैदावार करने, प्रोडक्शन, फिर उसकी स्टोरेज के लिए, क्योंकि सब्जी नहीं तो पेरिशेबल आइटम है, खत्म हो जाती है, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होगी। और तीसरा मार्केटिंग। सो प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, इन तीनों की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर फंड जो है, इंफ्रा फंड, वो भी उपलब्ध करवाया गया है। 32,000 करोड़ में उस पर अब तक खर्च हो चुका है, बाकी का प्रावधान आगे के लिए किया जा रहा है ताकि सब्जियां का पैदावार भी बढ़े, पौष्टिक आहार की ओर आप लोग जाएं। और सब्जियों के दाम आप देखिए कब बढ़ते हैं, प्याज या बाकी टमाटर या आलू के दाम, जब पैदावार कम हो या ऑफ सीजन आता है। तो उसके लिए स्टेबलाइजेशन फंड तो हमने पहले बनाया ही था, लेकिन अब स्टोरेज फैसिलिटी भी ज्यादा होगी तो कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं आएगा कि दाम बहुत बढ़ गए या बहुत गिर गए। इसमें उपभोक्ता को भी लाभ है और किसान को भी लाभ है। किसान खराब दाम पे तब तक नहीं बेचेगा और स्टोर कर लेगा, जब उसको उचित दाम मिलेंगे तब मंडी में बेचेगा, तो उसको मार्केटिंग की सुविधा भी हम देने वाले हैं। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके लागत प्लस 50% मुनाफा कम से कम देना ये शुरू कर दिया था और एमएसपी अब तक जितनी भी मिलती है वो 1.5 गुना पर कम से कम मिलती है, कई जगह तो उससे भी ज्यादा मिलती है। लेकिन आत्मनिर्भर हम खेती बाड़ी में भी हों, इस दिशा में बहुत बल इस पूरे बजट में दिया गया है। दलहन हो, तिलहन हो या फिर हमारे बाकी अनाज हो जिसके ऊपर हमें निर्भरता
विदेशों पर रहती थी वो भी हम यहीं पर करेंगे, चाहे वो सनफ्लावर से लेके बाकी ऑयल्स की भी बात हो, बाहर से लाने की बजाय यहीं पर ही किया जाएगा। जहां तक शिक्षा, स्किलिंग, इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षा, स्किलिंग, कौशल विकास और रोजगार, इसकी बात है, इसके लिए भी आज तक का सबसे बड़ा बजट आज के युवाओं के लिए रखा गया है। 1,48,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार प्रावधान किया गया है, तो हमारे इन 3 क्षेत्रों के लिए किया गया है। और इसमें जो हमारे बच्चे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण भी, एजुकेशन लोन भी मिलेगा, वो भी किसी गारंटी के बिना मिलेगा, और उसमें भी 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिलेगा। यही नहीं, सरकार उनको 12 महीने तक की इंटर्नशिप, नहीं तो देखिए आजकल इंटर्नशिप करने के लिए भी लाले पड़ते थे, कोई कंपनी भी जल्दी कहीं इंटर्नशिप देती नहीं थी। अब 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में इंटर्नशिप तो मिलेगी ही, 5,000 रुपया महीना उनको इंटर्नशिप करते करते पैसा भी मिलने वाला है, और 6,000 रुपया एक मुश्त एक बार का देना अलग वो सरकार देगी, वो भी असिस्टेंस देने वाले हैं। तो लगभग अगर वो 12 महीने की करता है अपनी इंटर्नशिप तो 60,000 रुपया उसको मिलेगा, प्लस 6,000, 66,000 रुपया युवा को। एक और तो उसको ट्रेनिंग भी मिल गई, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि कंपनीज उनको ही वापस अपने यहाँ पर रोजगार के अवसर भी भविष्य में देंगे। 12 इंडस्ट्रियल स्किल पार्क भी हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं, 12 इंडस्ट्रियल पार्क हम देने वाले हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, उस दिशा में काम कर रहे हैं। जो पहली बार जिसको नौकरी मिलेगी, पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले को 15,000 रुपए तक का फायदा, यानी कि 15,000 रुपए उसको केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम होगी। 1 लाख उसको ये मिलने वाला है। दूसरा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, EPFO है, उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसको लाभ मिलने वाला, उसके लिए योजना हम ला रहे हैं जिसमें 3 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। तीसरा है जो EPFO की कंट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉयर की उसको रिम्बर्स करने के लिए 3,000 रुपया महीना ये केंद्र सरकार देगी, 2 साल तक देगी, और इससे 50 लाख युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 3,000 रुपया महीना, इनके 36,000 रुपया साल का, और 2 साल में लगभग 72,000 रुपया केंद्र सरकार एक युवा के नाम पर देगी जिसको नया रोजगार मिलेगा। ऐसे 50 लाख युवाओं को बल मिलने वाला है। 20 लाख युवाओं को हम लोग स्किल देंगे, प्रशिक्षण देंगे, कौशल विकास उनका करेंगे, और लगभग 1,000 ITIs को हम लोग अपग्रेड करने वाले, ताकि आज की जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो पुराने जमाने के हिसाब से न चले, उनको कौशल विकास आज की इंडस्ट्री के हिसाब से करवाया जा सके। 5वां जो मैंने आपको पहले कहा कि स्टाइपेंड जो है वो 5,000 रुपया महीना मिलेगा, और 12 महीने का उनको इंटर्नशिप उपलब्ध होगी। देश की 500 बड़ी कंपनीज के पास 1 करोड़ युवाओं को ये मिलने वाला है, और इसमें 6,000 रुपया वन टाइम उनको अलग से मिलेगा। इसी तरह से जो 10 लाख रुपए का ऋण आपको एजुकेशन के लिए मिलेगा, उसको भी आपको ई-वोचर्स मिलेंगे, और 3% साल का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगी। साथियों, यही नहीं, लगभग 7.5 लाख रुपया मॉडल स्किल लोन स्कीम के अंतर्गत 25,000 युवाओं को देंगे, ये भी मोदी सरकार की योजना में आएगा। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उसमें अगर आप देखेंगे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें अटल जी की सरकार के समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना में देश के छोटे से छोटे गांव को जोड़ने का काम किया गया। पहले 1000 की आबादी वाले, फिर 500 की आबादी वाले, अब 250 की आबादी वाले, और अब इसका नया फेज के बीच में 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ताकि जो बचे हुए गांव है उनको भी सड़कों से जोड़ा जा सके। हमारे यहाँ पर शहरों में भी आवास की बहुत आवश्यकता है, और इस डिमांड को देखते हुए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश
अगले जो कुछ वर्षों में होना है उसमें 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की जो घर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग लगभग 2,20,000 करोड़ रुपया होगा। इसी तरह से ही 3 करोड़ मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबों को बनाकर दिए जाएंगे। 4 करोड़ मकान हम अब तक बनाकर दे चुके हैं। 3 करोड़ गरीबों को भी अब पक्का मकान की छत मिल जाएगी। जिनको कल तक सोचते ही थे आज वो सपना भी पूरा होगा, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में होगा। साथियों, इसी तरह से ही हमारे देश में अनुसंधान पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम पैसा खर्च होता था। अब 1 लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान फंड बनाया गया है और इससे अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करने पे बल दिया जाएगा। आप देखिए, एक नया सेक्टर हमारे लिए जो बहुत तेजी के साथ खुल रहा है वो है स्पेस का। हमारा देश का नाम स्पेस में कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन आज दुनिया के जो 4-5 देश है जिनका स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, उसमें हमारे भारत का नाम आकर खड़ा हो गया। और चंद्रयान मिशन की सफलता ने दिखा दिया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर अगर दुनिया का पहला देश कोई पहुंचा तो मेरा भारत वहां पर जाकर तिरंगा भी गड़ा। यही नहीं, अब इसके साथ हम आगे स्पेस, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज आप एक कंपनी के नाम पे सर्च करते हो, कुछ भी आपको सर्च करना होता है, उसी कंपनी के नाम पे आप मैप्स को भी खोलते हो जब आपको गाड़ी में बैठ के कहीं जाना होता है। तो अगर आज से 10-20 साल पहले इसकी सरकारों ने इसको खोल दिया होता तो हमारे हिंदुस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज वो सब कुछ यहीं पे होता। आज देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स कहां पर है सबसे ज्यादा? आज से 5 साल पहले आप कह सकते थे भारत में हो सकता है। कोई सोच सकता था भारत में कोई मोबाइल फोन लेकर एक चाय वाला है, सब्जी वाला है, मोची है, नाई है या कोई बड़े फैक्ट्री वाला है, सब एक जैसे ही मोबाइल फोन से अपनी पेमेंट करेंगे। बड़े लोगों के पास तो क्रेडिट कार्ड था, कईयों के पास डेबिट कार्ड था, गरीब के पास कुछ नहीं था। लेकिन आज उस गरीब के पास बैंक खाता भी है, आधार कार्ड भी है, मोबाइल फोन भी है, डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी है और उसके पास रुपए डेबिट कार्ड भी है। वो जैसा चाहे वैसे पेमेंट कर सकता है, हमारी सरकार ने करके दिया है। और दुनिया भर की 46% डिजिटल पेमेंट, 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स आज भारत करता है। नंबर 1 डिजिटल पेमेंट में हमारा भारत बना है। तो इसी तरह से मैं कहता हूं, वैल्यू क्रिएशन कहां पर होती है? आज आपकी कितनी कंपनीज ऐसी हैं, स्टार्टअप्स, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट विदेशों से लेकर आए। आज से 7-8 साल पहले भारत दुनिया के स्टार्टअप नेशंस में कहीं खड़ा नहीं होता था। हम लोग पॉलिसीज लाए, स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग की, युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई। आज 350 स्टार्टअप से बढ़कर भारत में 1,20,000 स्टार्टअप हो गई और दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप नेशन आज हमारा भारत बनकर खड़ा हो गया है। तीसरे नंबर पर आगे हम लोग। और उनकी एक समस्या और होती थी, एंजल टैक्स। जो इन्वेस्टमेंट करते थे उनको टैक्स लगता था। आज हमने कहा कि आप और आगे बढ़ो, तो एंजल टैक्स को भी समाप्त मोदी सरकार ने कर दिया है। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि इन्होंने खत्म कर दिया। आज युवाओं को उस पर और बल मिलने वाला है। तो स्टार्टअप्स में भी हम आगे जाएंगे, स्पेस इकोनॉमी में भी हम आगे जाएंगे और इस समय और बल मिलने वाला है। इसी तरह से ही हमारे जो अन्य सेक्टर्स हैं, जैसे ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं। एनर्जी नीड्स किसी भी दुनिया के देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज जब यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा था, ऊपर से कोविड की मारो मार था, उस समय ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत क्या करे। दुनिया भर का दबाव था कि आप तेल किससे लोगे, गैस किससे लोगे। अगर उनके दबाव के तले मोदी सरकार आ गई होती तो आज महंगाई छत फाड़ के बाहर निकल गई होती। लेकिन हमने दुनिया भर में अपनी बात रखी भी कि हमें 140 करोड़ भारतीयों की रिक्वायरमेंट को देखना है। हमने वो तो किया ही,
हमने सस्ता तेल भी खरीदा, गैस भी खरीदी। महंगाई की मार आप पर ज्यादा नहीं पड़ने की, दुनिया भर के देशों में बहुत महंगाई बढ़ी। आज भारत में महंगाई नियंत्रण में है, स्टेबल है, और उसको लगातार नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। हमारी कोशिश है उसको 4% पर लेकर आए। कांग्रेस के समय 12% पे महंगाई थी। आज दुनिया भर के देशों में 3-3 गुना ज्यादा महंगाई। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, उसके कारण दिक्कत आती है। लेकिन हमने भारत में जब आत्मनिर्भर भारत कहा तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया कि क्या होता है आत्मनिर्भर भारत, व्हाट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया, कैन इंडिया सर्वाइव विदाउट द वर्ल्ड? यस, इट इज नॉट अबाउट लिविंग इन आइसोलेशन कि हमें दुनिया के बिना जीना है कहीं पे, नहीं। उसमें भारत की ताकत को बढ़ाने की बात थी। आज जो कोयले के भंडार हमारे पास है, उस कोयले के भंडारों को गैसिफिकेशन करने की हम बात करते हैं। हम कोयला तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे तेजी के साथ सोलर पावर प्लांट भी हम भारत में लगा रहे हैं। अब बैटरी स्टोरेज की ओर भी हम बढ़ रहे हैं, उसकी ओर हमारी नई रिसर्च हो, नई टेक्नोलॉजी आए, हम स्टोरेज भी कर पाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम हर तरह की कारें, आप देखिए पेट्रोल डीजल की गाड़ी के साथ साथ आज आप सीएनजी की गाड़ी भी यूज कर रहे हो, हाइब्रिड भी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी यूज कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी नीड जो है आप उसको अलग अलग तरीके से बदल रहे हो। आप एक सेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं हो कि पेट्रोल डीजल पर, फॉसिल फ्यूल्स पर आपको निर्भर करना है, आप उसको अलग अलग बांट रहे हो। अगर आपका सोलर पावर यहाँ पे जिस तरह से हम तेजी से बढ़े हैं, जो हमने टारगेट रखा था 2025-26 का, वो हमने 3 साल पहले पूरा कर लिया। जो हमारा 2030 का टारगेट है उसको हम 2025-26 में पूरा कर लेंगे। हमने जो दुनिया को कहा हम उससे पहले उसको पूरा कर रहे हैं। हम केवल दुनिया के बाकी देशों की तरह ज्ञान नहीं पीट रहे, हम उसको जमीन पे लागू कर रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन फंड्स। और ये भविष्य को देखकर कर रहे हैं कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को हम क्या देने वाले हैं। केवल हवा में तीर नहीं चला रहे, और ये बहुत सोच समझकर संतुलित अगर बजट हम लाते हैं तो इसीलिए ला रहे हैं कि हमें फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना है और भारत के फ्यूचर को सिक्योर भी करना है। एक आंकड़ा जो मैं आपके सामने ठीक रखना चाहता हूं वो ये है कि जब 2014 में हम आए, वो $320 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा $320 बिलियन था, जो आज बढ़कर $666 बिलियन हो गया। दुगने से ज्यादा हमने अपना फॉरेक्स रिजर्व कर लिया। यानी कि कांग्रेस ने अगर 10 सालों में मात्र 50-60 बिलियन डॉलर जमा किए, तो मोदी सरकार ने तो लगभग $350 बिलियन जमा कर दिए, दुगना कर दिया। दूसरी ओर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पर बढ़ा दिया। तो आपके जितने, अगर आपको इंपोर्ट जितनी करनी पड़ती है, अगर आप 11 महीने तक का रिजर्व हमारे पास है, अगर हमें पूरा इंपोर्ट भी करना पड़े, हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, सोने के भंडार भी बढ़ गए। लेकिन साथ ही साथ हमने सोने पे ड्यूटी भी कम कर दी। कम की कि नहीं की? सोने का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? बहनों ने फटाफट हाथ खड़ा किया। इसी तरह से हमने मोबाइल पर भी जो हमारी चार्जर, उस पर भी ड्यूटी को कम किया, तो उससे आपके मोबाइल पे भी ड्यूटीज कम करेंगे। आज से 7 साल पहले भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था मोबाइल फोन का, आज दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गए। आत्मनिर्भर भारत के कारण बना है। कोई आंकड़ा बता सकता है कितने की मैन्युफैक्चरिंग आज के समय कर रहे हैं? भारत ने 4 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन पिछले साल बनाए, जिसमें से एक कंपनी एप्पल ने लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाए। आप कल्पना करो, जब ये अपने बाकी प्रोडक्ट भी यहां पर लैपटॉप, आईपैड और बाकी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, तो कहां की कहां चले जाएगी, कितनी जॉब क्रिएशन होगी, कितना एक्सपोर्ट यहां से होगा। हमने 14 सेक्टर्स ऐसे चुने जहां पर PLI स्कीम लाए, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। इसको लाने का लाभ यह है कि हमने मोबाइल सेक्टर में तो कर दिया, अब अन्य 13 सेक्टर में भी, जो मैं इंडस्ट्रियल हब्स की बात करता हूं, ये उस दिशा में भी बनेंगी। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब है जहां पे आपके पास जमीन उपलब्ध है, शेड बने हुए हैं, बिजली का कनेक्शन है, आपने आके अपनी इंडस्ट्री लगानी और सीधी चलानी। उस दिशा में भी सरकार काम कर रही कि 100 शहर ऐसे चुनेंगे
जिसके आसपास ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे ताकि वहां पे इंडस्ट्री को और बल मिल सके। उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और उसके लिए हम लेकर आए। जहां तक हमने मोबाइल फोन एसेसरीज और चार्जर्स है, इसके में मैंने आपको बताई दिया, कस्टम ड्यूटी को हमने 15% तक लेकर आए हैं। और जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, इनमें भी नई टैक्स रिजीम का ये फायदा मिलेगा कि उनको लगभग 17,500 रुपये सालाना बचत इनकी होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने 50,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 75,000 रुपया कर दिया है। और पेंशन वाले को भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर हमने 25,000 रुपया कर दिया। तो लगभग 4 करोड़ हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को आज के बजट से लाभ मिलने वाला है। और जो गोल्ड और सिल्वर पर बहन जी, हमने 6% तक इसको कर दिया है कस्टम ड्यूटी को, और प्लैटिनम पर लगभग 6.4%। बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने बाकी चीजों पर भी कम की है, उसकी डिटेल में मैं आपके सामने नहीं जाता। कुछ और विषय जो आपके सामने रखने वाले हैं, वो वुमेन लेड डेवलपमेंट पर है, जिसके लिए महिला नेतृत्व विकास, वैसे तो महिला नेतृत्व विकास हमने कई सेक्टर में देखा है। आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज का, हवाई जहाज का ऑर्डर किसी ने किया है तो हमारे भारत ने लगभग 1100 बड़े जहाजों का ऑर्डर किया है। लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में महिला पायलट कहीं पर है तो मेरे भारत की बेटियां हैं, जो दुनिया का लगभग 13% वर्क फोर्स है वुमेन पायलट्स की। और यही नहीं, हमने 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए, इनके अलग अलग योजनाओं के लिए। हमारा ये भी प्रयास है कि अगले कुछ सालों में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 1 करोड़ बहनें बन गई और 2 करोड़ बहनें और लखपति दीदी बन जाएंगी। अधिकतर विषय मैंने अपने इसमें ले ही लिए हैं, लेकिन ग्रामीण विकास की बात है, तो मैं शहर में, लेकिन चंडीगढ़ के आसपास थोड़ा निकलोगे तो सब ग्रामीण इलाका ही मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए भी लगभग 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, जिससे पता चलता है कि इतना बड़ा बजट ग्रामीण विकास के लिए दिया गया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, ग्रामीण विकास भी होगा, सुविधाएं भी मिलेंगी और इससे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ज्यादा आपको अब बजट पे बोर करने की बजाय मैं 1-2 बातों पर आपको इतना ही कहूंगा। ये पूरा बजट अगर आप देखोगे, कुछ राज्य की सरकारें ऐसी हैं जो मुफ्त में बांटने का काम करती हैं। हम उस दिशा में देश को नहीं ले जा रहे हैं। हम देश को आत्मनिर्भर हर तरीके से बना रहे हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। हर तरफ भारत आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में नज किया जाता है, उस तरफ धकेला जाता है ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़े। इसमें आपको कौशल विकास भी, शिक्षा भी, इंटर्नशिप से लेके रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, सब तरह के अवसर इसमें देने का प्रयास किया गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था को आपके माध्यम से आगे बढ़ाएं, उस दिशा में भी हम ले जा रहे हैं। जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी स्थिर हो गई हैं या नीचे की ओर आई हैं, आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारा भारत है। और ये बहुत बड़ी बात है। हमें केवल इस साल सबसे तेजी के साथ नहीं बढ़ना, हम पिछले साल, उससे पिछले साल भी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़े। हमें अगले 10 से 20 साल सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ना है। उस दिशा में मोदी सरकार का एक बजट है, ताकि 2047 में, आज से 25 साल में, हम लोग दुनिया में विकसित भारत के रूप में जाने जाएं। उस दिशा में बजट लाया गया है। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।